गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। 2 दिन बाद मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। मेरे 2 दिन कैसे निकले हैं मैं ही जानता हूँ, ठीक है। और आप सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। हम पढ़ रहे थे कैश बुक में हम कैश बुक तक पहुँच गए थे। अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्रीज़ ये हम पढ़ चुके थे। कैश बुक में भी मेन कैश बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम हम निपटा चुके थे। हम पेटी कैश बुक पढ़ रहे थे और पेटी कैश बुक का भी इंट्रो मैं आपको लास्ट वाले फ्राइडे वाले लेक्चर में दे चुका था कि 2 तरीके की पेटी कैश बुक होती है। एक होती है सिंपल पेटी कैश बुक, एक होती है एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ठीक है। पेटी कैश बुक क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जो हमारा मेन कैशियर है, जो कैश और बैंक दोनों हैंडल करता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है और उसका जॉब बहुत रिस्की होता है। और इस रिस्की जॉब में अगर कोई बीच बीच में 5-10 रुपए के लिए परेशान हो तो इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है और कैश हैंडल करने में मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमने कहा कि छोटे मोटे पेमेंट्स के लिए एक सेपरेट कैशियर रखेंगे। छोटे पेमेंट, छोटा मतलब पेटी पेमेंट्स के लिए एक सेपरेट कैशियर रखेंगे, उसको बोलेंगे पेटी कैशियर। और अब वो भी एक हिसाब मेंटेन करेगा, एक बुक मेंटेन करेगा जिसको हम बोलेंगे पेटी कैश बुक। डन। यहाँ तक ये 2 पॉइंट्स अपन ने समझे थे। अब पेटी कैश बुक किसके लिए? स्मॉल पेमेंट्स के लिए। किसको रखा? एक स्मॉल कैशियर को रखा। उस कैशियर के पास कंप्लीट अकाउंट्स की नॉलेज नहीं भी होगी तो भी चलेगा। उसको सिर्फ कितना करना है कि यार उसको पूरे टेन्योर में, अब ये टेन्योर 1 मंथ का हो सकता है, 15 डेज़ का हो सकता है, 7 डेज़ का हो सकता है, उसको उसके टेन्योर में एक बार पैसा मिलेगा। जैसे मेन कैशियर के पास तो बार बार पैसा आता भी रहेगा, जाता भी रहेगा, उसका कोई श्योरिटी थोड़ी है। कभी पेमेंट ज़्यादा रिसीव करेगा, पेमेंट कम करेगा, कभी ज़्यादा पेमेंट करेगा, रिसीव कम करेगा। लेकिन पेटी कैशियर का श्योर है कि आप 1 टाइम सबसे पहले पैसा रिसीव करोगे, फिर आपको उस पैसों में से सारे पेमेंट्स करने हैं। पैसा ख़त्म होने लगे तब आना, हम रिफ़िल कर देंगे एक तरीके से, है ना। ये कंसेप्ट था। अब आते हैं अपन सिंपल एंड पेटी कैश बुक में। सिंपल पेटी कैश बुक यहाँ तक कि सिर्फ आप अमाउंट रिसीव करो, पेमेंट करो, बैलेंस निकालो, ये क्या है आपका सिंपल पेटी कैश बुक। फिर जो आपने दुनिया भर के पेमेंट्स करे होंगे उसको हम अकाउंटिंग हेड्स में, यहाँ पे अब अकाउंटिंग हेड्स नहीं आएगा। यहाँ पे तो मैंने आपको समझाया था साबुन, तेल, अगरबत्ती, जो भी आप खरीद के ला रहे हो, पेंसिल, पेन, रबड़, बाय पेंसिल, बाय पेन, बाय रबड़, उसको मतलब नहीं है। अब एनालिसिस तो यहाँ पे होगा। पेंसिल, पेन, रबड़ क्या कहलाता है? स्टेशनरी। साबुन, तेल, अगरबत्ती क्या कहलाएगा? मिसलेनियस। अब गुड्स का जो कैरेज होगा वो जाएगा कार्टेज में, है ना। और आने जाने का होगा, बस फेयर होगा, टैक्सी फेयर होगा, वो आएगा कन्वेंस में। वेजेस आप पहचानते ही हो। बचा कौन सा? आपका पोस्टेज एंड कुरियर, एनवेलप्स, पोस्टल स्टैम्प्स, ये सब कहाँ जाएंगे? आपके पोस्टेज में। मतलब आप इजीली जज कर लोगे, मेरे को इतनी बड़ी बात नहीं है एनालिसिस में। हाँ, आपको सिखाना ये है मुझे कि यहाँ तक मेरे हिसाब से अकाउंटिंग नॉलेज नहीं लगती। एक बार अकाउंटेंट पैसे रिसीव करेगा, फॉर एग्जांपल अभी हमारा पेटी कैश का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ ही है और हमने उसको पहली बार पैसे दिए 10,000, तो अमाउंट रिसीव में 1 बार आ जाएगा 10,000। और ये 10,000 इस पेटी कैशियर को हुसैन किसने दिए? मेन कैशियर ने। तो वो पैसा कहाँ से निकालेगा? मेन कैश बुक में से। कैश बुक में से, मेन कैश अकाउंट में से पैसा निकल के कहाँ आ गया? पेटी कैश में। इसकी अगर जर्नल एंट्री करने जाए अपन, जसकिरत गुड मॉर्निंग, इसकी अगर अपन जर्नल एंट्री करने जाए तो हमारा कैश का बैलेंस कम हो गया और पेटी कैश का बैलेंस बढ़ गया। पेटी कैश में पैसा आया तो डेबिट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये पेटी कैश है, पेटी कैश क्या हो रहा है? डेबिट और टू कैश अकाउंट। डन। जो भी डेट हो आपकी। अब एक बार ही 2 आएगा, फिर तो बाय 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 बाय। और अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर इसका फॉर्मेट ऐसा क्यों है और कैश बुक का फॉर्मेट वैसा क्यों था? तो देखो, कैश बुक में तो मल्टीपल टाइम रिसीव भी था और मल्टीपल टाइम पेमेंट भी था, तो हमने दोनों रिसीव्ड और पेमेंट दोनों को इक्वल वेटेज दिया। जितने कॉलम रिसीव्ड के थे उतने ही कॉलम हमने क्या बनाए? पेमेंट के ही बनाए, बराबर बराबर के बनाए ना। यहाँ पे आपका रिसीट तो 1 टाइम ही होगा, फिर तो पूरा पेमेंट ही चलेगा। तो अपन ने रिसीट वाले अमाउंट को, रिसीट वाली चीज़ को इतना वेटेज नहीं दिया। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अमाउंट का कॉलम बनाया और एक कैश बुक फोलियो का पेमेंट कॉलम बनाया। कैश बुक फोलियो क्या भला है? अब ये कैश बुक का पेज नंबर,
आपके पास 10,000 रुपये है, कहाँ से आए? कैश बुक से। तो उसकी एक एंट्री कहाँ हो रही होगी? कैश बुक में। तो वो कौन से पेज नंबर पे हो रही है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अभी अपन दोनों बुक बना नहीं रहे तो ये कॉलम हमेशा क्या रहेगा? खाली रहेगा। मीन्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो रिसीव्ड के लिए अलग से डेट और पर्टिकुलर्स का कॉलम नहीं दिया। यार एक बार की एंट्री है, पेमेंट वाले डेट और पर्टिकुलर्स में ही कर देना। सर पहचानेंगे कैसे रिसीट का है कि पेमेंट का है? टू और बाय से। अब आप जितना भी पेमेंट करोगे सारा बाय 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 करके होगा। और ये इकलौता ही कौन सा होगा? टू वाला। तो ये कौन सा है? डेबिट साइड वाला, ठीक है। ये हमारी डेबिट साइड और ये आएगी हमारी क्रेडिट साइड। जनरली यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखना नहीं चाहिए मुझे, जनरली, फिर भी लिखते हैं समझाने के लिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि ये कोई अकाउंट बन ही नहीं रहा है, ये कोई अकाउंट नहीं है, इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट। एंट्री यहाँ से पास नहीं होती, समझो अकाउंट से एंट्री पास होती है। जनरली कैश बुक होता है तो कैश बुक में आप जितनी भी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हो उसका सेकंड इफेक्ट उसी एंट्री से देते हैं। याद आया कि जो अगर अपन कैश बुक में लिख रहे हैं टू सेल्स, तो इसी टू सेल्स की वजह से कैश सेल्स के अकाउंट में क्या आएगा? बाय कैश, इसी की वजह से। अब इट मीन्स यहाँ पे जो एंट्री हो रही है, एग्जाम्पल मैं खरीद के लाया बाय पेंसिल, तो मैंने तो यहाँ से बाय पेंसिल लिख दिया और यहाँ लिख दिया 10 रुपये। मैं खरीद के लाया पेन, मैंने लिख दिया बाय पेन, यहाँ पे लिख दिए 20 रुपये। और भी दुनिया भर की चीज़ें खरीद के लाया, मैंने तो बाय 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 करके लिख दिया। अब मैं इस हर चीज़ का अकाउंट थोड़ी बना रहा हूँ। पेंसिल का अकाउंट अलग से थोड़ी बना है, पेन का अकाउंट अलग से थोड़ी बना है जो एंट्री होने जाएगी। ये सारी चीज़ें तो एनालिसिस होके कहाँ चल जाएगी? स्टेशनरी। और अकाउंट किसका बना है? स्टेशनरी का। तो जो एंड में स्टेशनरी का टोटल आएगा डायरेक्टली पोस्टिंग उस टोटल से हो जाएगी। हमारा काम कितना आसान हो गया। अगर यही सारे पेमेंट्स अपन सिंपल कैश बुक में कर रहे होते तो अगर आप महीने में 10 बार स्टेशनरी खरीद के लाते हो तो स्टेशनरी के अकाउंट में 10 एंट्री पोस्ट होती कि नहीं होती? अब आप ये छोटे मोटे काम छोटा कैशियर कर रहा है, अपन ने एनालिसिस करके स्टेशनरी का एक अमाउंट निकाल लिया, अब तो पूरे स्टेशनरी के अकाउंट में सिर्फ एक अमाउंट से एंट्री पास होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? एम आई क्लियर टू ऑल? बेटा आपका नाम फिर भूल गया मैं, मानो समझ में आ रहा है तो ठीक है, बाकी सबको समझ में आ रहा है। आगे चलूँ, ये डीके गोयल साहब का फॉर्मेट है, आईसीआई का नहीं, और आईसीआई भी कहीं हद तक इसी को फॉलो करता है। डीके गोयल साहब का फॉर्मेट है, मतलब सिंपल, और एनालिसिस ऑफ पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। इस सेक्शन को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी ना मैंने ऊपर, इस वाले सेक्शन को अपन बोलते हैं एनालिसिस राइटिंग के लिए, सॉरी, एनालिसिस ऑफ पेमेंट। अब एनालिसिस ऑफ पेमेंट में आपको बचपन से यही 6 कॉलम सिखाए गए हैं, बट ये 6 कॉलम रखना अपने अपने बिजनेस की नीड्स होती है। एग्जाम्पल, मेरे बिजनेस में वेजिस का कोई काम नहीं है तो मैं वेजिस का कॉलम नहीं बनाऊंगा। मतलब मैं वेजिस कहाँ पे करता हूँ? रोज़ के रोज़ किसी को वेजिस पे करता हूँ क्या मैं? नहीं ना, तो मैं वेजिस का कॉलम नहीं बनाऊंगा। लेकिन मेरे बिजनेस में ज़ेरोक्स रोज़ होती है तो मैं ज़ेरोक्स का कॉलम यहाँ पे बना दूँगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और मान लो मेरे बिज़नेस में चाय कॉफ़ी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो हो सकता है मैं यहाँ मिसलेनियस में से हटा के उसका एक अलग से खर्चा बता दूँ, रिफ़्रेशमेंट एक्सपेंसेस, तो मैं उसका एक कॉलम अलग बना दूँ। और हो सकता है मेरे बिज़नेस में 6 ही पेमेंट ना हो रही है, 10 पेमेंट हो रही है, तो मैं चाहूँ तो इधर 10 कॉलम भी बना दूँ। ये मेरी मर्ज़ी है। ये फॉर्मेट है, आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंगली आपके बिज़नेस में जो खर्चे ज़्यादा हो रहे हो आप उन कॉलम्स को क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ। एक ही इलस्ट्रेशन इन्होंने बहुत शानदार वाला दिया है जिसमें इन्होंने इम्प्रेस वाला सिस्टम समझा दिया है। मैंने भी आपको इम्प्रेस वाला सिस्टम समझाया था। इम्प्रेस मतलब पेटी कैशियर का एक अमाउंट फिक्स कर देना। एक अमाउंट मतलब पेटी कैशियर की अपर लिमिट फिक्स कर देना, है ना। और अपर लिमिट फिक्स कर देना मतलब ये नहीं है कि मैंने 10,000 फिक्स किए तो अब मैं उसको हर बार क्या दूंगा? 10,000 10,000 10,000। ये इम्प्रेस सिस्टम नहीं है। इम्प्रेस सिस्टम का डिफरेंस ही यही है, बच्चों से यही पूछा जाता है कि मैं अब उसको हर बार 10,000 नहीं दूंगा, मैं उसको हर बार कितने रुपए दूंगा कि वापस से उसका अमाउंट कितना हो जाए? 10,000 हो जाए। मैंने पहली बार 10,000 दे दिए तो मेरे पास पेटी कैश बुक लेके आया और तेरा टोटल एक्सपेंसेस हुआ है 8,500। तेरे पास बैलेंस कितना बचा है? 1,500। डन। अब भाई
मैं आपको पैसे ही कितने दूंगा कि वापस से आपके कितने हो जाए 10,000, मतलब मैं वापस से कितने रुपए दूंगा 8,500 रुपीज़ पे कर दूंगा मैं। क्लियर है? यहाँ पे आएगा 1500। अगर क्वेश्चन में कहीं भी इम्प्रेस सिस्टम लिखा हुआ है तो देखना यहाँ तक क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है। जनरली मेरे हिसाब से पेटी कैश बुक का क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था। हो गया ना, आपने बैलेंस निकाल लिया, खत्म बात। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉलो इम्प्रेस सिस्टम, तो आपको समझाना पड़ेगा कि आपको इम्प्रेस सिस्टम अच्छे से आता है। तो अब आप क्या करोगे, उस क्लोजिंग बैलेंस को पहले ओपनिंग भी बनाओगे और उसको बताओगे आप इसको पैसे कितने मिलेंगे, जितने इसने खर्च किए उतने ही मिलेंगे। तो अगली कैश की एंट्री भी फिर से करोगे आप यहाँ पे, टू कैश या चेक से मिले हैं तो टू बैंक 8500। ये हुआ कंप्लीट मेरा इम्प्रेस सिस्टम। ठीक है, जल्दी से आप क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 17 इस नीली वाली बुक का है। जिनके पास पिंक है उनका कितना है बेटा? उनका 16 है। डन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको इम्प्रेस वाला सिस्टम पूरा अच्छे से समझा के जाएगा ये। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द पेटी कैश बुक ऑफ श्री प्रेम सागर विद अप्रोप्रिएट एनालिसिस कॉलम, बैलेंस इट ऑन 15th May 2016 एंड शो द अमाउंट विच वुड बी रिसीव्ड। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप इसको बैलेंस करो 15 तारीख को, आखिरी वाला ट्रांजेक्शन बोल रहा है ये। बैलेंस इट विद it on 15th May 2016 and show the amount which would be received from cashier to make up the amount of interest 5,000। make up the amount of interest of 5,000 मतलब 5,000 तो क्या है, उसकी अपर लिमिट है। हम देखेंगे बैलेंस कितना बचा है और उसके पास 5,000 होने चाहिए। 5,000 में से बैलेंस माइनस कर देंगे, बाकी का वो और रिसीव कर देगा। सिंपल है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम कैशियर 4720 द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक अप द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट। अब देखो कितना बढ़िया है, वैसे बढ़िया नहीं घटिया है मेरे हिसाब से। तो इन्होंने पहले लाइन में वापस से बोल दिया कि उसने कितना रिसीव किया 4720 टू मेकअप द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर देखो अमाउंट के कॉलम में 5,000 भी लिख दिया उसने। मैं अगर क्वेश्चन बनाऊँ सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए बनाऊँ तो मैं फिर वापस से आउटर कॉलम में जाके 5,000 नहीं लिखूँगा, क्योंकि मैंने आपको 5,000 तो ऊपर ही बता दिया कि उसके इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 5,000। अब तो इतनी अक्ल तो आप में होनी चाहिए कि वही अमाउंट यहाँ भी फॉलो होगा। और 4720 रिसीव कर रहा है तो 5,000 में से कितने बचे होंगे उसके पास 280। इसका मतलब इसका पेटी कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कितने का है 280 का है। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 280, फिर टू कैश 4720। डन। सिखाने वाली बात यही थी। इसके बाद तो जितनी भी चीज़ें आप सिर्फ क्वेश्चन देखना, सॉल्यूशन में बाद में चल जाना। क्या खरीद के लाया वो स्टैम्प्स, तो बाय स्टैम्प्स। पेड फॉर कैरेज, बाय कैरेज। बाय ऑफिस क्लीनिंग, बाय वेजेस, बाय रेलवे फेयर, बाय बस फेयर, बाय वेजेस, बाय ऑफिस स्टाफ, सॉरी बाय टी, बाय रिवॉर्ड टू सर्वेंट, बाय नोटबुक्स, बाय वेजेस, बाय पेन एंड पेंसिल्स, बाय एनवेलप, बाय रिपेयर्स टू टाइपराइटर। इट मीन्स इसमें कोई नॉलेज नहीं है, जो चीज़ वहाँ लिखी हुई है उसके आगे बस क्या लगाना है आपको, बाय। सारी चीज़ें लिख दोगे आप, चेक कर लो सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, सॉल्यूशन चेक कर लो। टोटल पेमेंट्स कितना आ रहा है 4460। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में उसने क्या बोल दिया कि आप बैलेंस कब निकालना 15 मई को निकालना। ठीक है, और फिर उसको उतने ही पैसे दे देना कि उसका इंप्रेस सिस्टम पूरा हो जाए। तो भाई बैलेंस कितना निकला यहाँ पे 5,000 में से 4460 आया तो 540, ये 5000 यहाँ पे आएगा 540।
अब पैसे और कितने देने रहेंगे हमको? जितना खर्च हुआ है 4460 कंप्लीट। ये तो सिंपली हो जाएगा तुम लोगों से भी। हाँ, नहीं करूँ ना इसमें टाइम वेस्ट के सारी चीज़ें लिख के बताऊँ? नहीं। अब इसके बाद आप एनालिसिस भी करोगे। वापस क्वेश्चन पे आओ, अपन देख लेते हैं अपन को एनालिसिस करना आता है कि नहीं आता। सबसे पहले परचेज स्टैम्प्स कहाँ जाएगा? पोस्टेज एंड कुरियर। मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, पूरा नाम क्या है इसका? पोस्टेज एंड कुरियर। कैरेज कहाँ जाएगा? कार्टेज। ऑफिस क्लीनिंग, मिसलेनियस, जिसका कॉलम ना मिले वो सब कहाँ जाएगा? मिसलेनियस। वेजेस कॉलम है अलग से। रेलवे फेयर, कन्वेंस, रेलवे फेयर कन्वेंस, फेयर वर्ड मतलब किराया, कन्वेंस। बस फेयर, कन्वेंस। वेजेस, वेजेस। टी टू ऑफिस स्टाफ, मिसलेनियस। रिवॉर्ड टू सर्वेंट, मिसलेनियस। शॉर्ट हैंड नोटबुक्स, स्टेशनरी। वेजेस, वेजेस। पेन एंड पेंसिल्स, स्टेशनरी। एनवेलप्स, पोस्टेज, रिपेयर्स, मिसलेनियस। डन हो जाएगा ना? स्टेशनरी में लिख रखा है एनवेलप्स, इसमें स्टेशनरी में लिखा हुआ है। डी.के. गोयल साहब खुद जर्नल एंट्री में कभी कभी एनवेलप्स को पोस्टेज में लेते हैं, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप स्टेशनरी में भी लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, अपनी अपनी सोच है। इसमें क्वेश्चन चेक कैसे किया जाता है कि इसका टोटल और इंडिविजुअल कॉलम्स का टोटल क्या हो, करेक्ट हो। मतलब दिक्कत नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। स्टेशनरी भी सही माना जाता है और पोस्टेज भी सही माना जाता है, ठीक है। अब आप आओ, इन सब का टोटल मुझे अलग से बता दो प्लीज़। कितना है इसका? 480, 400, 890। मेरा अनुरोध है कि मास्क वाले बच्चे तो बिल्कुल भी मुझे अमाउंट नहीं बताए, मैं वो समझ ही नहीं पड़ता क्या बोल रहे हैं। बोल जल्दी। 750, 300, 770। ये हो गया। मतलब मेरे हिसाब से एक ये वाला सेक्शन और एक ये वाला सेक्शन, उसमें भी ये इम्पोर्टेंट। इसके सिवा मेरा पेटी कैश बुक में कुछ समझाने लायक नहीं बचता। 1 2 3 4 5 6 इनका टोटल कितना होना चाहिए? 4460। अब आओ समझाने वाली बात। मैंने कहा कि ये एक अकाउंट नहीं है। जैसे कैश बुक तो एक अकाउंट है, वो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री मानी जाती है। ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री मानी जाती है मतलब अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया तो उसको आपको कहीं और अलग से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। याद है ना आपको कि अब कैश के ट्रांजैक्शन पहले तो अपन जर्नल एंट्री करते थे, अब कैश के ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए, मतलब जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है और अलग से अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन पेटी कैश बुक में ऐसा फंडा फॉलो नहीं होता, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट माना जाता है। इसका मतलब जो ट्रांजैक्शन पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड हुए हैं उनकी आपको जर्नल एंट्री भी करनी पड़ेगी और उनका आपको अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। समझ में आया? अब एंट्री कैसे करेंगे? इतने सारे छोटे छोटे पेमेंट्स के लिए अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो एक सिंगल एंट्री पास करेंगे। किससे? टोटल से। तो पहली बार शुरू से मैं एंट्री बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या आया? पेटी मेन कैशियर से 4720 आया, तो मैं एंट्री करूँगा पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 4720, 4720। डन। फिर अगली एंट्री क्या करूँगा? महीने के एंड में सारे खर्चे करने की। कौन कौन से खर्चे हुए? 1 2 3 4 5 6 खर्चे हो रहे हैं ना। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो सारी चीज़ें डेबिट हो जाएगी। पोस्टेज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, कन्वेंस अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। अमाउंट बोलो। 400, 890, 750। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, मैं फालतू मेहनत कर रहा हूँ। आ गया ना आप लोगों को समझ में? 770 और यहाँ टोटल हो जाएगा आपका 4460। डन। बैलेंस निकल जाएगा। बैलेंस की जनरल एंट्री पास थोड़ी करते हैं अपन, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा
अब आपको वापस से कितने मिलेंगे 4460, तो यही सेम एंट्री वापस से पास हो जाएगी 4460 से। डन। अब ज्ञान की बात, ये एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी, ये वाली एंट्री भी जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी। बताओ क्यों? क्योंकि ये एंट्री कहाँ रिकॉर्ड हो चुकी है? कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी है, और कैश बुक से पेटी कैश के अकाउंट में अपने आप ही पहुंच जाएगी। तो मतलब जर्नल एंट्री में सिर्फ मेरे को एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, ये वाली। क्लियर है? आया सबको समझ में? चलूँ मैं आगे। मतलब मेरी तरफ से पेटी कैश बुक क्लोज हुआ। पेटी कैश बुक में जो सीखने लायक है वो है इम्प्रेस सिस्टम, बाकी तो सब लल्लू है साला, हो जाएगा तुम लोगों से। इंपॉर्टेंट क्या है? इम्प्रेस सिस्टम, कि 5000 का अगर इम्प्रेस अमाउंट है तो 5 नहीं मिलेंगे, उतने मिलेंगे कि 5000 हो जाए उसके पास। डन। उसके सिवा पेटी कैश बुक में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। अगला आता है आपका सब्सिडरी बुक्स। चला सब्सिडरी बुक्स आपके लेवल पे 11 से भी इजी हो गया। क्यों? क्योंकि अभी आईसीआई ने सीए फाउंडेशन के लेवल पे जीएसटी को इंट्रोड्यूस नहीं किया। जीएसटी के कोई से भी ट्रांजैक्शंस आपके सीए फाउंडेशन में वो लोग नहीं पूछते आपसे। तो अब सब्सिडरी बुक्स विदाउट जीएसटी बनाना लल्लू, मतलब कैश बुक से भी लल्लू, पेटी कैश बुक से भी लल्लू। डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट। आप सब्सिडरी बुक को पहचानते हो? पहले तो ये बताओ, हैंड रेस करो, कौन कौन जानता है कि सब्सिडरी बुक्स क्या होती है? बढ़िया वाला हैंड रेस करोगे, सबको पता पड़ेगा हाँ हम जानते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ। और आपको पता है मैं उससे पूछूंगा जो नहीं जानता है। प्रथम, सब्सिडरी बुक नहीं जानता तू? बस नाम याद है, कॉलम वालम भूल गया। मैं तो यूँ पूछ रहा हूँ कंसेप्ट किसको याद है? तेल लेने के कॉलम मेरे को भी याद नहीं है, कंसेप्ट किसको याद है? या फिर मैं यूँ कहूँ कि हमारी पूरी क्लासरूम का उद्देश्य क्यों। आज तो मैं यहाँ पे एक वो लिखवाऊँगा, बोर्ड बनवाऊँगा एक, क्यों सब्सिडरी बुक क्यों बनाई जाती है, ये बताना है आपको। किस को पता है? हैंड रेस करो। और हैंड डाउन हो गए तो बोल प्रथम, क्यों बनाई जाती है सब्सिडरी बुक? वेरी गुड। मेन उद्देश्य सर, ऐसे ट्रांजैक्शन जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं तो उनके लिए हमने बुक ही अलग कर दी। इसके लिए जो यहाँ पे पढ़े हुए हैं 11th क्लास, उनको तो मैंने कहानी सुनाई होगी शाहरुख खान वाली, कि शाहरुख खान ने बीसीजी के आगे पानी पूरी का ठेला लगाया था। याद आया? ठीक। अभी मैं ना, बहुत बड़ी कहानी है, फिर वो हमने भगा दिया उसको, बच्चे सारे वहीं रहते थे, यहाँ नहीं आते थे। मैं आपको नट शेल में कहानी सुना, ठीक है? कि आपने देखा होगा किसी भी शॉप में, आप किसी भी शॉप में जाओ, बड़ी सी शॉप, वहाँ पे कितने सारे सेल्स पर्सन होते हैं, है ना? एक ही काउंटर पे 5-6 सेल्स पर्सन होते हैं, और कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके मोहल्ले में एक ना एक ऐसी दुकान तो होती होगी जहाँ पे आपको जाओ, दुकान खाली नहीं मिलती होगी, कोई ना कोई तो रहता ही होगा, है ना? तो वहाँ पे काम करने वाले नौकर चाकर भी बहुत सारे होते होंगे, है ना? अब आप सोचो कि माल सेल करने वाले इतने सारे लोग, लेकिन उस हर सेल की एंट्री को रिकॉर्ड करने वाला बस एक। अकाउंटेंट कौन है? बस एक। डन। अब जितने भी ट्रांजैक्शन दिन भर में हो रहे हैं, मान लो 10 लोगों का स्टाफ है, तो 10 लोग जो दिन भर में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो अकेले को रिकॉर्ड करना। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं अपन सारे ट्रांजैक्शन? जर्नल बुक में, ठीक है? तो किसी भी हालत में उस एक बंदे से हो नहीं सकता। और आप इसको इमेजिन करो और एक्स्ट्रापोलेट करो कि जितने ज़्यादा स्टाफ होंगे उतना ही इस अकाउंटेंट के लिए क्या होता जाएगा? मुश्किल। मतलब ये तो पूरा दिन बैठ के भी करे तो भी एंट्रीज कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो चलो सर 2 अकाउंटेंट रख लो। अब 2 अकाउंटेंट भी रखेंगे तो भी समझो बुक तो एक ही है जहाँ रिकॉर्ड होना है। अब मैंने योगेश को भी रख लिया, तनिष को भी रख लिया, तो आपस में लड़ेंगे, और मेरे को करने दे, और मेरे को करने दे, क्योंकि बुक तो एक ही है, एक टाइम पे तो एक ही करेगा। तो मैंने इसे कहते 12 घंटे तू कर ले बेटा, 12 घंटे तू कर ले। फिर भी ट्रांजैक्शन इतने ज़्यादा है कि दोनों से 24 घंटे में भी नहीं हो रहे, तो फिर क्या करेंगे? तो अब क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अल्टरनेट निकाला। आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा डिवीजन ऑफ वर्क, है ना? ऑर्गेनाइजिंग। और डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, कि मैं काम करता हूँ, मैं वर्क को क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। अब इस तरीके से डिवाइड करूँगा कि एक एक बंदे में क्या आ जाए? स्पेशलाइजेशन आ जाए। तो मैंने देखा, मैंने इनकी
जर्नल बुक को ऑब्जर्व किया और मैंने देखा यार 15 लोग सेल करने वाले हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किसके हैं? सेल के हैं। तो एक काम कर, प्रथम तू तेरा एक नया रजिस्टर बना और तुझे अब सिर्फ और सिर्फ सेल्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना। अब अगर मान लो इसको सेल्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं और इसको तो अभी तक वही जर्नल एंट्री सिखाई गई, तो क्या? हाँ सर, बहुत सिंपल है। सेल के ट्रांजैक्शन में क्या है? सेल हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। जिसको भी बेचेंगे उसका नाम क्या हो जाएगा? डेबिट। राम टू सेल, श्याम टू सेल, सोहन टू सेल, मोहन टू सेल, ए टू सेल, बी टू सेल, सी टू सेल, एक्स टू सेल, वाई टू सेल और जी टू सेल। डन। टू सेल टू सेल टू सेल। तो मैंने प्रथम को बोला, प्रथम अब तू देख, तू तेरी नोटबुक में कर क्या रहा है? जब तू ट्रांजैक्शन ही एक रिकॉर्ड कर रहा है सेल का, तो बार बार फिर वही टू सेल टू सेल टू सेल टू सेल टू सेल लिख के तेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? एक काम करना, तेरी नोटबुक के कवर पेज पे ही लिख दे सेल्स बुक। कि ये बुक ही किसकी है? सेल्स की। अब जब ये बुक ही सेल्स की है, इसमें ट्रांजैक्शन ही सेल्स के रिकॉर्ड होंगे, तो बार बार टू सेल लिखने की क्या जरूरत आ गई? सिर्फ डेट लिख, नेम लिख और अमाउंट लिख, खत्म बात है कि नहीं? इसी तरीके से परचेज के बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो परचेज बुक बोलेगा, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक। और अब ये बुक्स भी सेम टू सेम पेटी कैश के कॉलम्स की तरह हो गई। कैसे? कि यार मेरे बिजनेस में ना परचेज होता है, ना सेल उस एक्सटेंट तक होता है, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न। तो मैं तो चारों ही बुक नहीं बनाऊंगा। आप सोचो, मेरे बिजनेस में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किसके होते हैं? फीस रिसीव करने के। तो मैं बुक बनाऊंगा फीस। और अब वहां जहां सेल बुक बन रही थी, आप अब पहले सेल बुक को ध्यान में रखो, आपको याद पिक्चराइज हो गया ना? आपको सेल बुक में क्या होता था? डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स मतलब नेम ऑफ कस्टमर्स, फिर आता था आपका एलएफ, एलएफ के बाद आता था आपका इनवॉइस नंबर, है ना? पहले इनवॉइस नंबर आता था, फिर एलएफ आता था, फिर आता था डिटेल का कॉलम, फिर आता था अमाउंट का कॉलम, है ना? डिटेल का कॉलम क्यों आता था? सर जब आप समझा रहे हो तो आप तो कह रहे हो डेट, नेम और अमाउंट, आप तो तीन चीज़ समझा रहे हो। और जब कॉलम गिना रहे हो तब गिना रहे हो डेट, नेम में पर्टिकुलर्स मीन्स नेम ऑफ कस्टमर्स, फिर दो चीज़ लाए आप, इनवॉइस नंबर और लेजर फोलियो। आप तो समझ ही गए इनवॉइस नंबर किसके लिए और लेजर फोलियो किसके लिए। मानव तुझे पता है इनवॉइस नंबर और लेजर फोलियो क्यों होता है? नहीं पता? ठीक है, मैं समझाता हूँ। फिर उसके बाद डिटेल्स का कॉलम और एक अमाउंट का कॉलम, मतलब डेट है, नेम है, अमाउंट है, तीन चीज़ एक्स्ट्रा है, एक इनवॉइस नंबर, एक एलएफ और एक डिटेल्स। इनवॉइस नंबर क्यों? इनवॉइस नंबर किस चीज़ का होता है? कौन सा नंबर है ये? हाँ, हमने किसी को गुड्स सेल करे तो हमने उसको बिल बना के दिया ना, तो वो बिल नंबर हम यहाँ लिखेंगे इनवॉइस नंबर। आज तक वो इनवॉइस नंबर हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करते थे। जनरल एंट्री में कहीं इनवॉइस नंबर रिकॉर्ड करते थे क्या? नहीं। तो अब से हम वो इनवॉइस नंबर भी रिकॉर्ड करेंगे। क्यों करेंगे? थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। फिर एलएफ का कॉलम, ये तो आप समझते हो ना, एलएफ का कॉलम क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी? लेजर में। तो लेजर में किस पेज नंबर पे उसकी पोस्टिंग हुई है वो पेज नंबर यहाँ लिख लो, ताकि हमें क्रॉस चेक करने में क्या रहे? आसानी रहे। तो ये एलएफ का कॉलम। अब आया इंपॉर्टेंट वाला कॉलम, डिटेल्स का कॉलम। इसमें क्या होता था? तो आपको अगर ट्रांजैक्शन याद आ रहा हो तो वो लाइट पंखों की दुकान होती थी, तो तीन चीज़ें खरीदता था। उसने बल्ब खरीदा, ट्यूबलाइट खरीदा, इलेक्ट्रिक हीटर खरीदा। सबकी क्वांटिटी देती थी, सबके रेट देते थे। हम क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके डिटेल्स के कॉलम में टोटल लगाते थे, उसमें डिस्काउंट माइनस करके डायरेक्ट जो नेट अमाउंट होता था वो कहाँ ले जाते थे? अपन अमाउंट के कॉलम में। याद आया कि नहीं आया? है ना? तो ये डिटेल्स का कॉलम, ये आइटम वाइज डिटेल रिकॉर्ड करना, रेट और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना, ये सब जर्नल में होता था क्या? नहीं ना। तो यहाँ क्यों होने लग गया? यहाँ क्यों होने लग गया? मीन्स यहाँ पे अगर अपन देखें तो डेट जर्नल में रिकॉर्ड होती थी ना, नेम जर्नल में रिकॉर्ड होता था, अमाउंट जर्नल में रिकॉर्ड होता था, तीनों चीज़ें। एलएफ का कॉलम जर्नल में रिकॉर्ड होता है। क्या चीज़ जो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होती थी? इनवॉइस नंबर और आइटम वाइज डिटेल्स।
और एक डिटेल का कॉलम, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह भी डिटेल के कॉलम में माइनस होता था। ये चीज़ें जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होती थी, तो कहाँ रिकॉर्ड होती थी ये चीज़ें कहाँ पाई जाती है? अगर जर्नल में नहीं होती थी तो ये चीज़ें कहाँ पाई जाती है? सब्सिडी बुक्स में तो है, लेकिन अगर सब्सिडी बुक्स नहीं हो, अगर सब्सिडी बुक नहीं बना, मैं तो अभी वही ऑर्डिनरी अकाउंटिंग कर रहा हूँ। ऑर्डिनरी अकाउंटिंग कर रहा हूँ मतलब मैं तो जर्नल में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेल परचेज के सारे ट्रांजेक्शन। तो ये 3 चीज़ जर्नल में रिकॉर्ड नहीं हो रहे ना, तो इन 3 चीज़ से आपको कुछ काम हो, कुछ ढूंढना हो, तो इन 3 चीज़ के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? हाँ नहीं, बोलो ना, बिंदास बोलो। आप गलत भी बोल रहे हो तो टेंशन नहीं है, सीखा नहीं है अभी आपने। हाँ नहीं, इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जो दुकान में पड़ा है, उधर नहीं जाते। नरेशन में भी ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती। मतलब मैं एक एग्जांपल में क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से फ्रेम करता हूँ। मैंने प्रथम को, मनन को, जसकीरत को, सबको अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग रेट पे अलग अलग आइटम सेंड की, ठीक है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो मैं जर्नल में तो सिर्फ एंट्री करता था प्रथम टू सेल 1 लाख, मनन टू सेल 2 लाख, जसकीरत टू सेल 3 लाख। अब अगर मुझे ये चेक करना हो कि मैंने ये 3 लाख में जसकीरत को कौन सा आइटम कितनी रेट पे कितनी क्वांटिटी सेल किया है, तो ये चीज़ अब चेक करने मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? क्योंकि जर्नल में तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। कहाँ जाना पड़ेगा? बिल बुक में जाना पड़ेगा। वेरी गुड। कहाँ जाना पड़ेगा? बिल बुक। बिल बुक समझते हो आप सब लोग? कभी भी कोई गुड्स खरीदे हो जिसका आपने बिल बनवाया तो आपने देखा होगा ना कि वो दुकानदार काउंटर पे एक बिल बुक लेके बैठा रहता है, कार्बन लगा के आपको बिल बना के देता है, आपको ओरिजिनल कॉपी देता है, कार्बन कॉपी उसके पास रह जाती है। देखा है कि नहीं देखा है आपने? उसी बिल बुक से तो सेल की एंट्री पास होती है। देन अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि यार जब ये लोग जर्नल एंट्री पास करते थे तो इतनी मेहनत करते थे, पूरा फॉर्मेट बनाते थे, सारी डेबिट की और क्रेडिट की नॉलेज रखते थे, सही साथ एंट्री पास करते थे। और इसके लिए देखा तो ये तो सिर्फ क्या कर रहा है? डेट, नेम, अमाउंट। इसको तो कोई अकाउंटिंग नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं है। अगर मैंने यूँ कह दिया कि बेटा ये सेल बुक है, ये डेट का कॉलम, ये नेम का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम, तो काय का डेबिट क्रेडिट, काय का एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस? सेल बुक ही तो लेके बैठा है छोरे तू। सेल की बिल बुक ले और बिल बुक में से डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट, ये तो वापस से लेबर बन गया। कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है इसको। तो ये तो मस्त पूरे दिन भर की जितनी भी सेल होती है 10-15 मिनट में मिला के बैठ जाता है। मैंने कहा यार तो बहुत फ्री बैठा है। फिर क्या करें? इस सेल बुक की यूटिलिटी कैसे बढ़ाएं? तो हमने इससे कहा कि यार तो इसमें अब डिटेल सीखना भी चालू कर। क्या डिटेल सीखना चालू कर? कि हमने इस कस्टमर को इस तारीख को जो माल बेचा वो कौन सा बेचा, कितने में बेचा, क्या उसकी डिटेल्स है, मतलब कितने का माल बना, क्या डिस्काउंट, ये सब यहीं रिकॉर्ड कर। क्यों सर? क्यों रिकॉर्ड कर? ताकि कल को ये कस्टमर के साथ मेरा कोई डिस्प्यूट हो या मेरे को इसकी रेट वेट चेक करने में वापस से आए। क्योंकि हम क्या करते हैं, दुकानदार हर कस्टमर को सेम रेट नहीं देते। बड़े कस्टमर को रेट कम लगती है, छोटे कस्टमर को रेट ज़्यादा लगती है, और ये रेट बार बार क्या होती रहती है? रॉ मटेरियल के तौर पे चेंज होती रहती है। तो मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे पास प्रथम वापस से ख़रीदने आया, तो अब मुझे देखना है कि मैंने प्रथम को लास्ट टाइम क्या रेट लगाई थी, मैं वही रेट लगाऊंगा। क्योंकि अगर मैंने उल्टी सीधी रेट बोल दी इसको तो हमारा रिलेशन ख़राब होता है। तो मुझे इसको वही रेट लगानी है। अब अगर वही रेट लगानी है तो पहले तो मैं क्या करूँ? तो प्रथम के अकाउंट में जाऊँ और प्रथम के अकाउंट से डेट देख के फिर उस डेट के बिल में जाऊँ, और बिल बुक का तो बक्सा भरा पड़ा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना मेरे लिए। तो मैं चाहता हूँ कि अब मुझे बिल बुक में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, सारे ट्रांजैक्शन या सेल बुक में रिकॉर्ड हो। तो बस मैं लेजर में प्रथम के अकाउंट में जाके डेट देखूँ और इस रजिस्टर में वो डेट देख लूँ और उस डेट पे देख लूँ क्या आइटम मैंने कितनी रेट पे बेचा। तो मेरी ये सेल बुक की जो यूटिलिटी है ना वो और बढ़ जाती। नहीं तो मुझे इस चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अकाउंटिंग में मुझे डिटेल्स के कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ मैंने सेल बुक की यूटिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखना चालू कर दिया है, ताकि कभी कुछ क्रॉस चेक करना हो तो यहीं पे मिल जाए, वहाँ ढेर पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती है ना, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से गोडाउन लेती है। मैं एक कंपनी में ऑडिट के लिए जाता था, तो वो कंपनी रेसिडेंशियल एरिया में, उनका बड़ा सा कॉर्पोरेट ऑफिस था पूरी बिल्डिंग में। मतलब इस बिल्डिंग से 20 टाइम्स बड़ी उनकी बिल्डिंग थी, नंबर ऑफ़ फ्लोर्स और एरिया की कैपेसिटी के हिसाब से।
तो भी उनके पास डॉक्यूमेंट रखने की जगह नहीं होती थी। तो उन्होंने पास वाली रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 2 से 3 फ्लैट खरीद रखे थे, जहाँ पे वो अपने अकाउंटिंग वाउचर्स स्टोर करके रखते थे। अब अगर मैं उनसे कोई एक डॉक्यूमेंट मांग लूँ, कोई एक रेट मांग लूँ, तो उनको तो अपनी बिल्डिंग से निकल के ताले चाबी लेके वहाँ फ्लैट पे जाना पड़े, वहाँ ढेर में से चीज़ें निकाल के लानी पड़े, धूल में से झटक झटक के। तो बहुत मुश्किल है ये चीज़ें, इसलिए सेल बुक बनाई जाती है विद डिटेल्स कॉलम। समझ में आया? देन सेल बुक, परचेज बुक। कंसेप्ट कहाँ से आया? सर डिवीजन ऑफ वर्क। किस बात का डिवीजन ऑफ वर्क? एक से हो नहीं रहा था तो हमने अगले को सौंप दिया, क्योंकि अब उसको एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, तो उसमें क्या आ गया? स्पेशलाइजेशन भी आ गया। डन। वैसे तो काम किसका है? डेट, नेम और अमाउंट का है, बट फिर अपन को वहाँ ढूंढने ना जाना पड़े, इसलिए अपन डिटेल्स भी लिख देते हैं। क्लियर? सब्सिडी बुक बनाना बेहद 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 सिंपल, हमें सिर्फ चाहिए उसकी नॉलेज कि क्यों बनाते हैं। और अब अगर अपन सब्सिडी बुक बनाते हैं तो जनरली सिलेबस वाइज कौन कौन सी सब्सिडी बुक बनाई जाती है? 4। सेल, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज, एज पर डी के गोयल सिलेबस। जब बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा चलन में था, तो फिर बनती थी बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल। अब आपके सिलेबस में से सीबीएसई ने बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल हटा दिया, आईसीआई ने नहीं हटाया। आईसीआई की मर्जी पड़ेगी तो बिल्स रिसीवेबल बुक भी बनवाएगी, बिल्स पेएबल बुक भी बनवाएगी। अब अपन थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं, किसका? ट्रांजैक्शंस का, ये देखने के लिए कि कौन से ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड होंगे। फॉर्मेट तो कल देखेंगे सारे। यहाँ देखो, कैश, क्रेडिट एंड अदर। कैश बुक सिंपल। क्रेडिट में, उधार में अब 2 कैटेगरी हो गई। कौन सी 2 कैटेगरी? क्रेडिट के ट्रांजैक्शन भी 2 तरीके के होंगे। एक होंगे गुड्स से रिलेटेड, एक होंगे असेट और एक्सपेंस से। आप उधार में गुड्स खरीद के लाए तो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ कहाँ जाएगी? सब्सिडी बुक, है ना। सेल अकाउंट कब यूज़ करते हैं? जब गुड्स सेल करो तो। फर्नीचर सेल करो तो फर्नीचर अकाउंट। परचेज अकाउंट कब यूज़ करते हैं? जब गुड्स परचेज करो तो यार मैं कहूँ सब्सिडी बुक्स के लिए 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, ट्रांजैक्शन किस में होना चाहिए? क्रेडिट में। दूसरी कंडीशन, ट्रांजैक्शन किसका होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए, तो ही सब्सिडी बुक में है। दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, क्रेडिट नहीं है, कैश है, कैश बुक। सर गुड्स नहीं है, कोई और चीज़ है। क्रेडिट में तो है, गुड्स नहीं है, कोई और चीज़ है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर। कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर। मतलब आप फर्नीचर उधार में खरीद के लाए, बिल्डिंग उधार में खरीद के लाए, या फिर आपने कोई स्टेशनरी का आइटम आप उधार में खरीद के लाए, XYZ उधार का है पर गुड्स नहीं है, तो कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर। और एक कैटेगरी मैंने और बनाई, अदर एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेप्रीसिएशन, दुनिया भर के जो दूसरे एडजस्टमेंट्स होते हैं वो भी कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर। डन। मीन्स क्वेश्चन मैं जहाँ तक समझता हूँ सिंपल ऐसे नहीं आएगा, प्रिपेयर कैश, प्रिपेयर सेल्स बुक, प्रिपेयर परचेज बुक, जिसमें सारे सेल के ट्रांजैक्शन होंगे, सारे परचेज का ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन आएगा कि आपको दुनिया भर के ट्रांजैक्शंस दे रखे होंगे सारे के सारे, और बनानी होगी कोई 1 या 2 बुक। मीन्स बुक बनाना बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन कैश का है तो कुछ भी हो, फिर तो गुड्स हो, असेट्स हो, एक्सपेंस हो, इनकम हो, कोई सा भी हो, कैश है तो कहाँ जाएगा? कैश। लेकिन सब्सिडी बुक में कौन आएगा? उधार के गुड्स,
सेल परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज, बस। उसके बाद के तो सारे कहाँ चल जाएंगे, जर्नल प्रॉफिट। डन, क्लियर। कल फॉर्मेट की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय, टाटा, सी यू।